So first of all, our new chapter, chemical equilibrium. Before moving towards chemical equilibrium, I would like to ask chemical reactions classifications. The classifications of chemical reactions are done on many bases. First, on the basis of physical state. Physical state के आधार पर कि उनका एग्जिस्टेंट लिक्विड स्टेट में है, उनका एग्जिस्टेंट सॉलिड स्टेट में है, उनका एग्जिस्टेंस गैसियस स्टेट में है, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है द गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं, होमोजीनियस केमिकल रिएक्शंस एंड हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शंस। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज होमोजीनियस रिएक्शंस, तो होमोजीनियस रिएक्शंस a chemical reactions in which a chemical reaction in which the physical state of reactant and products are same, called homogeneous reactions. Called homogeneous reactions. कहने का मतलब हम सब जानते हैं रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट। कुछ भी आप ले लीजिए, जिसमें आप लोगों को याद रखना है कि जब तक फिजिकल स्टेट हम लोग को 10th में हमारे सर सिखाया करते थे कि जो भी फिजिकल स्टेट होगा, अगर सॉलिड है तो रिएक्टेंट भी अगर दोनों सॉलिड है और प्रोडक्ट भी दोनों सॉलिड है, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग होमोजीनियस रिएक्शंस कहेंगे। अगर हमारा रिएक्टेंट दोनों लिक्विड है या एक्वस है, याद रखना लिक्विड या एक्वस दोनों लिख सकते हो, तो प्रोडक्ट भी अगर हमारा दोनों लिक्विड या एक्वस है तो सेम फिजिकल स्टेट को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट हमारा दोनों गैसियस है और प्रोडक्ट भी हमारा दोनों गैसियस है, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस रिएक्शन। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जैसे मैंने होमोजीनियस का लिखा, आप हेट्रोजीनियस की समझ गए होंगे ऑटोमेटिकली। चलिए हम लोग हेट्रोजीनियस का भी लिख सकते हैं। जिन लोगों का बाकी है वो लोग लिख लीजिए होमोजीनियस, और ऑनलाइन वाले के पास एक सबसे बड़ा वेपन है स्क्रीनशॉट लेने का। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इस पूंजी को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑफलाइन वाले काफी शांत है आज, उनकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है आज। चलिए मानव जी हो गया। अब लिख लीजिए आप लोग हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। chemical reaction or chemical reaction in which the physical state of reactant reactants and products are different, chemical reaction in which the physical state of reactants and products are different, called heterogeneous chemical reactions, called heterogeneous
chemical reactions. As for example, कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में। कहने का मतलब रिएक्टेंट दो अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, एक सॉलिड में है, दूसरा गैस में है, और प्रोडक्ट हमारा वो गैस में आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट सेम ही फिजिकल स्टेट में हो तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि हर एलिमेंट का अलग अलग फिजिकल स्टेट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो अलग अलग गैसेस को मिला करके एक एक्वस बनाने की कोशिश करूंगा। हाइड्रोजन जो गैसियस है और ऑक्सीजन जो गैसियस है, इस दोनों को मिलाया तो बन गया H2O जो एक्वस है, जो लिक्विड स्टेट में है। रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना हो तो आप लोग तो बैलेंस में आई थिंक तो एक्सपर्ट है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे, राइट। रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन का टेस्ट दिया है, तो तुरंत ताजा ताजा बैलेंसिंग होगा आप लोगों के पास। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब आ जाइए आप लोग में से कितने लोग टिक फॉर टैट को फॉलो करते हैं? टिक फॉर टैट, कितने लोग इस वर्ड को मतलब सही मानते हैं? आर्या, डू यू ऑलवेज दिस वर्ड टिक फॉर टैट? जानते हो टिक फॉर टैट का मतलब? आपके क्या? आपके हाँ, मतलब मेरे साथ जैसा करो तो वैसा तुम्हारे साथ नहीं, है ना? लोगों पे डिपेंड होता है। मतलब अगर छोटे बच्चे को तुम मारेंगे तो तेरे को मार नहीं लग सकती, ऐसा कहना चाहते? छोटे बच्चे को तेरा मन हुआ कि तू 2 थप्पड़ लगा दे, तो तू ऐसा सोच रही है कि मेरे पास कोई बड़ा बच्चा तो है नहीं जो मेरे को 2 थप्पड़ लगाए, इसीलिए टिट फॉर टैट सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये एक्चुअली इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये एग्जांपल देने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। टिट फॉर टैट बोलते ना, जैसे को तैसा। अगर हम किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन से जब 100% कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग एक बीच में देखना कंप्लीट एरो का सिंबल डालते हैं। दिख रहा है तुमको? कंप्लीट एरो का मतलब यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में एरो है, वो लेफ्ट टू राइट है, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट जो है 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो है जो दिखाता है कि रिएक्टेंट के साथ केमिकल चेंज हुआ, राइट। लेकिन कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। आप लोगों को पता होगा, जैसे जस्ट सपोज करो कि तुमने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है, रबर बैंड को अपने 2 फिंगर्स डाल करके उसको स्ट्रेच किया, तो रबर बैंड का शेप एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और उस अपने फिंगर्स को हटा दिया तो क्या ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आएगा तो तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि ये रिवर्सिबल हमने काम किया है, ठीक है। लेकिन उसी रबर को अगर तुम आग में डाल दो, ठीक है, आग में, जलती हुई आग में डाल दो और अब जलती हुई आग से निकालो, तो क्या वो वैसा रबर मिल जाएगा? 100% वैसा मिलेगा? अगर तुमने 10 सेकंड के लिए भी दिया तो क्या 100% वैसा मिल जाएगा? कहने का मतलब ये है कि कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे कि आर्या ने कहा, नेचर वर्ड का, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, राइट। कैसे केमिकल रिएक्शंस, अब जस्ट सपोज करो यहां पर हम अगर चाहे कार्बन से ऑक्सीजन देना, कार्बन और ऑक्सीजन को हम अगर देना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन बनाना चाहें तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? एक कोयला, एक लकड़ी है, इस लकड़ी को अगर हम लोग जलाने की कोशिश करें, if we burn the air, what will happen?
as we burn the air, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कितने आधार पर हम केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो इरिवर्सिबल। जैसे आप लोगों को मैं एक केमिकल रिएक्शन देना चाहूंगा जिसमें जस्ट सपोज कीजिए वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H+ और OH- के रूप में टूटता है और इस दोनों को वापस से जब आप डालोगे तो पुनः वाटर बनता है। और ये जो एरो होता है आप देख लीजिए एक साइड जो एरो रहता है मतलब ओनली वन साइड एरो, तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शंस। याद रखना फॉरवर्ड रिएक्शंस। और जो दूसरी तरफ रहता है इस तरफ जो एरो रहता है इसको कहा जाता है बैकवर्ड रिएक्शंस। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के मतलब में वो जाति वाले को मत बांट देना ये रिएक्शन का है। हाँ, ये तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बैकवर्ड और फॉरवर्ड में पार्शियलिटी कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये रिएक्शन का बैकवर्ड और फॉरवर्ड। और जब ये दोनों रिएक्शन किसी भी केस में तब पॉसिबल है जब वो 100% कन्वर्ट नहीं हुआ। याद रखना 99.99% ही होगा। कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है और रिएक्टेंट से वापस प्रोडक्ट बन सकता है, उस रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने हेबर प्रोसेस का नाम सुना होगा, आई थिंक सो। N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। कैटलिस्ट में अभी नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसका मतलब हो गया कि यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है। तो हमारे नोट्स में आप लोगों के हाथ में होगा नोट्स, उस नोट्स में सबसे पहले कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन जो मैं आपको बताया हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शंस का एग्जांपल। जैसे आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में डीकंपोजिशन रिएक्शन सुना होगा, सुने हो डीकंपोजिशन रिएक्शन? उसका एक एग्जांपल भी यही था, हाइपोक्लोरेट। सुने थे KClO3। तो अगर हम KClO3 को डीकंपोज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ KClO3 को इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ अगर हम हीट करेंगे तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बनाया था KCl + O2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, हमारा रिएक्शन बैलेंस है, राइट। तो यहाँ पर डीकंपोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, KClO3 का नाम है पोटाशियम क्लोरेट, याद रखना। और KClO उसको कहेंगे पोटाशियम हाइपोक्लोरेट। एक ऑक्सीजन रहेगा उसको हाइपोक्लोरेट और 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्लोरीन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है बता सकते हैं? एनी ऑफ यू? KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट टेस्ट दियो ना, इतना दे +5। आपको कितने उंगलियां है? कैसे मैंने क्या पूछ सकते हो सर, ऑक्सीजन 3 है -6, पोटाशियम का +1 होता है, -6 + 1 -5 हुआ, क्लोरीन का +5 हुआ। भाई साहब इतना दिमाग तो आपके पास भी है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन यूज करना नहीं आता, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, कोई पूछेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर इट इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें हमने इस रिएक्शन में तोड़ा है, क्या तोड़ा है? KClO3 को थोड़ा डीकंपोज किया है। तो यहां पर ये डीकंपोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट का रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन मैं देना चाहूंगा यहां पर, जब किसी दो रिएक्टेंट को हम मिलाते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और इसमें अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे, आप लोग देखना आपके पास जो नोट्स दिया है उसमें एक वर्ड क्लैरिफाई कर दिया है कि उसका फिजिकल स्टेट लिख दिया है, दिख रहा है आप लोगों को? वो फिजिकल स्टेट आप लोग भी लिखने की अगर आदत डाल दोगे तो अच्छी रहेगी। जिस तरह से देखना आजकल
शक्ति कपूर की बेटा का नाम, बेटी का नाम क्या है? हाँ, वो भी एक कहती है कि आदत डाल लो। कौन सा चाय का एडवर्टाइजमेंट है? लिप्टन का। हाँ, क्या आदत डाल लो। उसी तरह से ये लिखने की आदत आप लोग भी डाल लो ताकि ये अच्छा रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो पानी की तरह एकदम एक्वा स्टेट में होता है, और उसको जब हम लोग मॉल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में सोडियम क्लोराइड को घोल करके रिएक्शन करेंगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलेगा NaNO3 जो एक्वा स्टेट में होगा, और AgCl जो आपका व्हाइट PPT, मतलब आप सोच लीजिए सॉलिड स्टेट में आपको, राइट। तो याद रखना, जब आप किसी भी रिएक्शंस को लिखते हो तो रिएक्शन आपका 100% फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है या फिर इक्विलिब्रियम है, वो चीज की जानकारी पहले मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन जो ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं, वैसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल, ओनली फॉरवर्ड इरिवर्सिबल, मतलब सीधा सीधे हम ये सिर्फ तुम पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप पे अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। वही बात है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। कहने का मतलब हम सिर्फ तुम्हारे साथ, जैसे हरिया ने कहा कि सामने में कौन, ये नेचर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक ये जो आप ऊपर वाला रिएक्शन देख रहे हो थर्मल डिकम्पोजिशन है, वहां पे हीट का सिंबल देख रहे हो आप लोग, है ना। आर्मी और नेवी का नाम सुना है आप लोगों ने? आर्मी किसको कहते हैं? थल सेना। और नेवी किसको कहते हैं? जल सेना। और एक होता है वायु सेना, इसको क्या बोलते हैं? एयर फोर्स, है ना। तीन तरह के। तो उसी तरह से हमारे रिएक्शंस भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब थर्म का मतलब हीट, हीट देंगे तो ही टूटेगा। किसी भी आदमी का अगर गुरूर तोड़ना हो तो क्या करेंगे मिस्टर अग्रवाल? किसी भी आदमी का अगर घमंड तोड़ना हो, जैसे मान लीजिए हेत को ऐसा लगने लगा था कि बहुत इसके फुल मार्क्स आते हैं और इसका घमंड अगर तोड़ना हो तो हार्वी पटेल को एग्जाम में बिठा दो, ऑटोमेटिकली गुरूर टूट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका जो है दो अलग अलग रिएक्टेंट, दो अलग अलग प्रोडक्ट हो। ये रिएक्शंस जो है यहाँ पे हमने प्रेसिपिटेट मिला है, तो इस रिएक्शन का नाम हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक जो सबसे कॉमन रिएक्शन है आप लोगों को शायद पता भी होगा, HCl प्लस NaOH क्या बनता है मेरे प्यारे बंधुओं? NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन में आप लोगों को पता है कि सॉल्ट का नेचर कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बचपन में ही हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, आई थिंक सो 7 या 8 स्टैंडर्ड में आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन आप लोगों को याद नहीं, कुछ 11 में आ गए हो, 7 से 11 4 साल का सफर होता है, भूल गए होंगे। और अभी हमने कुछ दिन पहले एक रिएक्शन पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन, पता है आप लोगों को? अब अगर हम 3 क्लोराइड SnCl2 को अगर हम फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे FeCl3 के साथ, तो क्या बनेगा? 3 क्लोरेट प्लस फेरस क्लोराइड FeCl2। बोलोगे सर रिएक्शन अनबैलेंस है। इतने मैच्योर तो आप लोग हो गए हो कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। 2FeCl3 इज इक्वल टू 2FeCl2। तो देख लीजिए आपके रिएक्शन बैलेंस हो गए होंगे। टोटल 6 क्लोरीन, 4 उधर आयरन के साथ और 4 यहां पर 3 के साथ, तो 4 और 4 8। रिएक्टेंट में हमारे पास 6 यहां पर आयरन के साथ और 2 टीन के साथ, तो रिएक्शन बैलेंस है। अब क्वेश्चन अगर मैं आपको यहां पर पूछूं कि किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या जवाब देंगे आप? अरे बंधुओं, आर यू श्योर? व्हाट थिंग हैव बी डिस्प्लेस्ड मिस बहरा? उसमें आयरन है, टिन को रिप्लेस किया और यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल? हां, क्योंकि ये फेरस ले टिन को क्या टिन ने फेरस को। आर यू श्योर?
या तो फिर डिस्प्रोपोर्शन। I'm telling you the redox reaction here. Why it is a redox reaction? Here tin exists as a +2 and here tin exists as a +4. Here as a +3 and here as a +2. It is a combination reaction, Miss Vera. It is a redox combination reaction. Since it is a redox reaction, +2 to +4 oxidation, +3 to +2 reduction, and they both have combined with chlorine. So it is a combination redox reaction, right? It is a combination redox reaction. But in the 10th standard, the first reaction in the first chapter, that was magnesium. When burned, it gives a ash of magnesium, MgO. Have you heard about it? The reaction is balanced. So which type of redox reaction is this? Combination redox reaction, which is also known as combustion redox. जला है ना, किसी को जलाते तो देखो पता चलेगा कि रिएक्शन क्या होता है. Combustion redox reaction, right? Combination redox reaction. So Mr. Agrawal, all these reactions are coming in which category? Reversible or irreversible? Why? Because only one side reactions can be transferred. Now we are coming towards irreversible reaction. कुछ ऐसे reactions जो आपको irreversible के बदले reversible हो सकता है, मतलब दोनों साइड हाफ एरो का सिंबल होगा. ऐसा केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? टर्म्स एंड कंडीशन, सिमिलर कंडीशन. हम लोग जब किसी के साथ बैठते हैं लंच करने के लिए, एक ही फॉर्मूला होता है, बेटा तेरे साथ भी सेम कंडीशन है मेरी, अगर तू मुझे देगा तो इस कोरोना जैसे माहौल में मैं भी तुझे दूंगा, अगर मैं तेरा खाता हूं तो तुझे भी मेरा खाना पड़ेगा. होता है कि नहीं होता? अभी का जो कोरोना का माहौल है, देखना जो बच्चे आपस में शेयर करके खाते थे वो बच्चे भी आजकल दूर बैठ के खाने लगे. होता है कि नहीं होता है? रीजन दे अंडरस्टैंड अबाउट सेफ्टी, we must also understand about the safety. But what I was talking about equilibrium sharing, as I have said you about similar conditions. तो यहाँ पर अगर हम similar conditions की बात करें तो similar conditions में reactant प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा. और जब भी ये रिएक्शन घटेगा, मतलब ये घटना घटेगी, तो उसके लिए आपको एक नियम और शर्त याद रखना है. बंद कमरे में, ये क्लोज्ड वेसल में घटना घटेगी. Reactant to product, it will occur only in a closed vessel. Second, characterized by the establishment of equilibrium. मतलब बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, मतलब फ्रिज के अंदर ही रखना पड़ेगा ना बेटा. फ्रीजर में रख दिया बर्फ, रेफ्रिजरेटर में रख दिया पानी, फ्रीजर में रख दिया बर्फ, रेफ्रिजरेटर में रख दिया पानी, है ना. मतलब रख तो क्लोज्ड वेसल है. तो ये रिएक्शंस हम लोगों को क्लोज्ड वेसल में रखना है, ऐसे जगह रखना है जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके और रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सके. जस्ट एज फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में बताया. बॉर्न-हैबर साइकिल, N2 + 3H2 = 2NH3, है ना. यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक ही चीज है, जबकि मैं आपको अगर पूछूं यहाँ पर ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कौन सा रिएक्शन है, क्या जवाब दोगे? N2 भी गैस होता है, H2 भी गैस होता है और NH3 भी गैस होता है. कौन सा रिएक्शन हुआ? Homogeneous. On the basis of physical state, it is a homogeneous reaction. And on the basis of interchanging reversible to irreversible, so it is a chemical equilibrium reaction. It is a reversible reaction. It is a chemical equilibrium reaction. So let me tell you some of the more ways to do equilibrium. What is the chemical formula of marble, Mr. M? CaCO3. Right example. So let's take CaCO3. इसको हम लोग थोड़ा गर्म करते हैं बच्चों. क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इसको वापस से ठंडा कर दे, कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर. So this reaction is also a
इरिवर्सिबल नहीं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें अगर आप पूछो तो यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड में है, और सिर्फ एक ही है जो गैसियस में है। लेकिन अगर वापस से उस गैस को इसके अंदर में दबा करके ठंडा कर दे तो कैल्शियम कार्बोनेट। कहने का मतलब ये है बंद बर्तन के अंदर में घटना घटी है, तब जाकर के आपका रिवर्सिबल रिएक्शन आएंगे। इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को आप और ऑक्सीजन देंगे, ये भी गैसियस, ऑक्सीजन भी गैसियस, क्या बनेगा मिस बेहरा? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो गया रिएक्शन बैलेंस, बराबर। लेकिन जब आप इसी सेम चीज को, क्योंकि बर्तन तो आपका बंद है ना बच्चा, फिर से वही टूट जाए। कहने का मतलब एक ही चीज समझो, प्रेशर कुकर के अंदर में चावल और पानी डाल करके अपने टेरेस पे डाल के आते हैं, सनलाइट लगेगी, सोलर प्रेशर कुकर तो है नहीं तेरा जो तुरंत बॉइल्ड राइस बन जाएगा, है ना? वो राइस पानी रिएक्शन करेगा, वापस से पानी और राइस बन जाएगा। मतलब जैसा डाले थे सवेरे, सामने वैसा ही निकला, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा थोड़ा पानी राइस के अंदर में एकोमोडेट, जितना कड़क था थोड़ा नॉर्मल, लेकिन है अभी भी रॉ राइस ही और वाटर। बात समझ में आया? चलिए।